उस रोज घड़ी में दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब विट्ठल भाई पटेल ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर हुई वोटिंग का रिजल्ट बताने के लिए खड़े हुए। विट्ठल भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष थे, आज के हिसाब से स्पीकर। उस दिन सदन में दो बिलों पर वोटिंग होनी थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। लेकिन इससे पहले कि अध्यक्ष वोटिंग का रिजल्ट बताते, असेंबली के बीचों बीच खाली जगह पर दो बम आकर गिरे, जोर का धमाका हुआ और सदन में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद नारों की आवाज सुनाई देने लगी, इनकलाब जिंदाबाद, डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, हिंदी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत हो। इन नारों के साथ ही उछले कुछ पर्चे, गुलाबी रंग के। ये HSRA के पर्चे थे जिनमें लिखा था, बहनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 8 अप्रैल का दिन है और आज की तारीख का संबंध है दिल्ली असेंबली में हुए बम धमाकों से। जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन हुआ, फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह ने अपने साथियों को एक खास संदेश दिया। वो कहते हैं, 1000 पैम्पलेट के बजाय एक अकेले एक्शन से कहीं ज्यादा ताकतवर प्रोपेगेंडा बनाया जा सकता है। वो जल्द से जल्द संगठन का संदेश आम लोगों और युवाओं तक पहुंचाना चाहते थे और इसके लिए जरूरी था एक बड़ा एक्शन, ताकि उनकी बात पूरे भारत तक पहुंचे। लाला लाजपत राय की हत्या के लिए HSRA ने सॉन्डर्स की हत्या से बदला लिया, लेकिन इस घटना ने उन्हें नकारात्मक प्रचार ज्यादा दिया। आम लोग अभी भी HSRA और क्रांति के दर्शन से कुछ दूर थे। इसलिए तय हुआ कि एक जोरदार धमाके से कम में बात नहीं बनेगी और धमाका भी ऐसी जगह करना था जहां से बात ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचे और आम लोगों तक भी। HSRA की मीटिंग भी हुई, कलकत्ता से जतिंदा को बुलावा भेजा गया। अब बारी थी जगह तय करने की। आगरा की हींग मंडी के पास एक पुराने मकान की रेकी की गई, जगह मुफीद मिली। फणींद्र नाथ घोष और कमलनाथ तिवारी कलकत्ता से केमिकल और बम बनाने का सामान लेकर पहुंचे। काम शुरू हुआ और 1 महीने में जतिंदा ने सबको काम सिखा भी दिया। झांसी के जंगलों में बम टेस्ट किए गए। हींग की मंडी में एक मीटिंग फिर से रखी गई। HSRA के सब मेंबर्स मौजूद थे, सिवाय सुखदेव के जो उस समय लाहौर में थे। पहले प्लान बना कि साइमन कमीशन को निशाना बनाना चाहिए, लेकिन इतने लंबे ट्रैवल के लिए पैसे नहीं थे। फिर तय हुआ कि दिल्ली असेंबली में धमाका किया जाए। भगत सिंह ने अपना नाम सबसे सामने किया, लेकिन सॉन्डर्स के मामले में पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, इसीलिए सबने भगत के नाम से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद HSRA के कमांडर थे और वो खास तौर पर भगत को भेजे जाने के खिलाफ थे। आखिर में बटुकेश्वर दत्त और शिव वर्मा को इस काम के लिए चुना गया। जब सुखदेव को इस बारे में पता चला तो वो एकदम बिफर गए। उन्होंने कहा कि भगत को जाना चाहिए और कोई इस काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा। भगत से उन्होंने कहा कि तू कायर है, एक लड़की के चक्कर में मरने से डर रहा है। इसके बाद भगत सिंह ने सुखदेव को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में भगत सिंह कहते हैं, मैं पूरे जोर से कहता हूं कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूं, लेकिन जरूरत के वक्त सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं और यही वास्तविक बलिदान है। ये चीजें कभी मनुष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते कि वह मनुष्य हो। निकट भविष्य में तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल जाएगा। अपने चरित्र पर उठे सवाल को लेकर भगत सिंह लिखते हैं, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बातचीत करते हुए एक बात सोचनी चाहिए कि क्या प्यार कभी किसी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। मैं आज इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, हाँ, मेजिनी के लिए ऐसा ही था। तुमने जरूर पढ़ा होगा कि वो अपनी पहली विद्रोही असफलता, मन को कुचल डालने वाली हार और मरे हुए साथियों की याद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, लेकिन अपनी प्रेमिका के एक ही पत्र से वो किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मजबूत हो गया, बल्कि सबसे मजबूत हो गया। यहां भगत सिंह इतालवी क्रांति के नायक और लीडर जोसेफ मेजिनी की बात कर रहे हैं। भगत सिंह, HSRA के तमाम मेंबर्स और तमाम क्रांतिकारी जिनके बारे में हमने आपको तारीख के अलग अलग एपिसोड्स में बताया है, उन सब के किस्से अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप ये समझते होंगे कि ये सिर्फ हिंसक लोग नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। कंटेम्प्रेरी जो उनके क्रांतिकारी थे उनके बारे में जानते थे, कंटेम्प्रेरी रेवोल्यूशंस के बारे में जानते थे, हिस्ट्री के जानकार थे। पढ़ने लिखने के बाद में बूझकर समझकर उन्होंने एक फैसला लिया था कि क्रांति के रास्ते आज़ादी में बढ़ना है। हिंसा के समर्थक भी नहीं थे। हिंसा एक स्टेज थी उनकी क्रांति में, उससे वो बदलाव लाने वाले थे और उसके बाद जिस तरह का सिस्टम होता है किसी भी सभ्य समाज में, उसी के पक्षधर थे। वापस लौटते हैं किस्से पर। इस चिट्ठी के बाद भगत ने HSRA की एक और मीटिंग बुलाई और जिद पे अड़ गए कि अब वही जाएंगे।
अंत में तय हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस काम को अंजाम देंगे, फाइनल। फरवरी और मार्च में भगत और बटुकेश्वर सीताराम बाजार दिल्ली में रहे। अप्रैल के पहले हफ्ते में दोनों नई सड़क के एक घर में शिफ्ट हुए और यहीं पर रहकर उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग की। 6 अप्रैल को दोनों एक बार असेंबली गए ताकि वहां की रेकी कर सकें। 7 अप्रैल की रात सुखदेव लाहौर से भगवती चरण बोहरा, दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी को लेकर आए ताकि एक बार आखिरी बार भगत सिंह से मिलना हो जाए। पुरानी दिल्ली के कुदसिया बाग में इन लोगों की मुलाकात हुई। वे भगत सिंह के लिए पसंदीदा रसगुल्ले और नारंगी लेकर आए थे। 8 अप्रैल की सुबह भगवती चरण बोहरा और दुर्गा भाभी ने भगत के माथे पर तिलक लगाया और 10:30 पर भगत सिंह असेंबली के लिए निकलते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली के भवन तक पहुंचे। साथ में एक तीसरा व्यक्ति भी था, जयदेव कपूर। गेट से अंदर दाखिल होने से पहले भगत सिंह बटुकेश्वर से रुकने को कहते हैं, अपने हाथ से घड़ी निकालते हैं और जयदेव को पकड़ाते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये हिस्सा, ये कोई आम घड़ी नहीं थी। क्रांति के महान क्षणों की गवाह रही थी ये घड़ी भगत को शचीन्द्रनाथ सान्याल ने दी थी, जिन्हें ये घड़ी रासबिहारी बोस से मिली थी। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि पुलिस किसी भी हाल में इस घड़ी को अपने कब्जे में ले। घड़ी देने के बाद बटुकेश्वर भगत से कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं, काम का टाइम हो रहा है। लेकिन तभी भगत एक और बार ठहरते हैं। उनकी नज़र जयदेव के जूतों पर पड़ती है। क्रांति की राह में काटे हैं तो जूतों का भी वही हाल हुआ है। भगत अपने जूतों को देखते हैं, एकदम नए, जो खास तौर पर पुलिस की नज़र से बचने के लिए वेशभूषा के तौर पर खरीदे गए थे। भगत सिंह जयदेव से कहते हैं कि जूते बदल लेते हैं, वैसे भी अब मेरे काम जूते आएंगे नहीं। इसके बाद दोनों अंदर पहुंचते हैं। दोनों ने खाकी कमीज पहन रखी थी। भगत ने कमीज के ऊपर नीला कोट पहन रखा था तो बटुकेश्वर दत्त ने हल्का नीला। उस दिन वाइसराय लॉर्ड इरविंग को ट्रेड डिस्प्यूट बिल की रूलिंग पर अपना रिस्पॉन्स देना था, लेकिन उससे पहले ही सदन के बीचों बीच खाली जगह में 2 बम गिरे। जोर का धमाका हुआ। इसके बाद भगत सिंह ने बंदूक निकालकर 2 गोलियां हवा में फायर की। मोतीलाल नेहरू, जिन्ना और मदन मोहन मालवीय भी उस दिन सदन में मौजूद थे। बम फेंकने के बाद दोनों जोर जोर से नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद दोनों ने सदन में HSRA के पर्चे उछाले। मुकदमा चला तो ये कहा गया कि दोनों ने एक बम फेंका था, लेकिन दत्त की तरफ से बचाव पक्ष के वकील आसिफ अली के अनुसार दोनों बम भगत सिंह नहीं फेंके थे। बटुकेश्वर दत्त ने मान लिया लेकिन कि एक बम उन्होंने फेंका था, कारण ये कि वो भगत सिंह से अलग नहीं होना चाहते थे। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर केस चलाया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। बटुकेश्वर दत्त का क्या हुआ? उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाकर काला पानी भेजा गया। वो इस बात के गिल्ट में जिए जा रहे थे कि उन्हें मौत की सजा क्यों नहीं मिली। तब भगत सिंह ने उनके नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र में भगत सिंह लिखते हैं, दुनिया के दुखों से बचने के लिए मृत्यु की राह देखना ठीक नहीं है। आगे भगत सिंह लिखते हैं, दुनिया को दिखाओ कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। भगत सिंह की मृत्यु के बाद बटुकेश्वर को टीबी हो गया था, जिससे वे मरते मरते बचे। 1937 में उन्हें बांकीपुर के केंद्रीय कारागार पटना भेजा गया। बाद में अंग्रेज सरकार उन्हें इस शर्त पर छोड़ने को तैयार हुई कि वो किसी विद्रोही गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जेल से निकलकर भी बटुकेश्वर दत्त, जो घुसते हुए क्रांतिकारी थे जेल में, निकल के भी क्रांतिकारी ही रहे, कोई समझौता नहीं किया, आंदोलन में लगे रहे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और इसके चलते दोबारा उनको जेल में डाला गया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब जाकर उन्होंने शादी की और पटना में रहने लगे। घर चलाने की समस्या आई तो एक सिगरेट कंपनी में काम किया पहले, बाद में बिस्किट बनाने का एक छोटा कारखाना डाला, लेकिन नुकसान होने की वजह से बंद करना पड़ा। पटना में जब बस चलाने के परमिट मिलने लगे तो इसके लिए दत्त ने आवेदन दिया। परमिट के लिए जब वो पटना के कमिश्नर से मिलने गए तो कमिश्नर ने उनसे कहा, सुनिएगा, क्या सबूत है कि तुम स्वतंत्रता सेनानी हो? कोई प्रमाण पत्र हो तो दिखाओ। बटुकेश्वर दत्त से कहा जा रहा है ये बात देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को पता चली। तब जाकर कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से फिर माफी मांगी। 50 के दशक में उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, वो भी सिर्फ 4 महीने के लिए। अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे बटुकेश्वर दत्त 1964 में बीमार पड़े। उन्हें गंभीर हालत में पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको इस हालत में देखकर उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी गलती की है।
खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बचा, वो आज नितांत दयनीय स्थिति में एक अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार के कान में जू जब रेंगी तो उन्हें दिल्ली में एम्स में लाया गया। जिस दिल्ली में उन्होंने कभी बम फोड़ा था, जहां उन्हें अरेस्ट किया गया था, जहां वहीं उन्हें स्ट्रेचर में लाया जा रहा था। उनके अंतिम दिनों में उनसे भगत सिंह की मां विद्यावती जी भी मिलने आई। बटुकेश्वर दत्त ने उन्हें अपनी आखिरी इच्छा बताई। वो चाहते थे कि उनका दाह संस्कार भी उनके दोस्त भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर बटुकेश्वर दत्त ने दुनिया को अलविदा कहा। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के ही अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। भगत सिंह की मां तब भी उनके साथ थी। श्रीमती वीरेंद्र कौर संधू के अनुसार 1968 में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि तीर्थ का उद्घाटन हुआ तो इस मौके पर 86 वर्षीय विद्यावती जी ने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने से पहले बटुकेश्वर दत्त की समाधि पर फूलों का हार चढ़ाया था। बटुकेश्वर की इच्छा यहाँ आकर पूरी हो जाती है। वो सदा सदा के लिए भगत सिंह के साथ हो गए थे और अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। आज के लिए इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था जेरी ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।